Hello, everybody. Welcome to Yours Education Hub. So, we were doing BCom Semester 2 Drug Abuse, and in the previous class, we have completed section number A. Today, we'll be doing section number B. So, let's start with the first chapter. It includes three chapters, and we will be doing the first chapter today. Right? Please ignore this chapter number and this section. According to the syllabus, it is section B. So, the name of the chapter is Management of Drug Abuse, Medical Management, Medication for Treatment and to Reduce Withdrawal Effects. Let's start. Medical Management. Management of the drug abuse. In 21st century, drug abuse is not spread on local, regional or national level, but such a problem which is an international problem in the present time. And many countries of the world are being trapped by it. And due to this drug abuse, an increase in the cases of thefts, robberies, looting, and rapes. It has become the reason of increase of diseases like HIV, hepatitis, and tuberculosis. TB. Many people die to these dangerous diseases. सो अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब 21st सेंचुरी है उसमें ये जो ड्रग एब्यूज की प्रॉब्लम है ये सिर्फ लोकल रीजनल या नेशनल लेवल पे नहीं है बट ये इंटरनेशनल लेवल पे इंक्रीज हो चुकी है एंड पूरा वर्ल्ड इसके साथ ट्रैप हो चुका है एंड इसी ड्रग एब्यूज के कारण चोरी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, रॉबरीज बढ़ रही हैं, लूट्स बढ़ रहे हैं एंड रेप्स बढ़ रहे हैं एंड डिजीजेस लाइक HIV, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी भी बोलते हैं वैसी प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो रही हैं. वी विल रीड कि हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजेज एंड हमने सेक्शन ए में भी इवन के पढ़ा था कि ये सारी चीजें कैसे इसके साथ लिंक्ड है. सो फॉर दैट यू नीड टू चेक माई videos of section A. In this way, many families are getting ruined because of drugs. To end this evil, mutual effort should be done by every person, social organization, government and private institutions and international organizations. तो वो कह रहे हैं कि ये जो ड्रग्स के कारण बहुत सारी फैमिलीज स्पॉइल हो रही हैं, रुइन हो रही है बिकॉज फैमिलीज में जितने भी अगर कोई एक मेंबर भी ड्रग्स ले रहा है तो उसके कारण पूरी फैमिली को उसके आउटकम्स या उसके रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं. सो everyone should be involved to end this evil. जो भी सिंगल पर्सन है या जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो गवर्नमेंट है या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या इवन की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं उनको भी हेल्प करनी चाहिए. फॉर दिस प्रॉपर हार्मनी इज मस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. हार्मनी मीन्स एकजुट होके काम करना. सो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनको एक साथ होके काम करना पड़ेगा. For prevention of drugs, educational institutes can also play an important role. ड्रग्स के लिए एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन द सेम वे लॉज इन द कंट्री एंड ऑल्सो मीडिया could play a crucial role in the eradication of the drugs. Long-term steps are required to be taken in order to eradicate drugs. जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है अब जैसे हमारे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ये बीकॉम में ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है ताकि इससे लोगों को अवेयरनेस हो कि ड्रग्स क्या चीज़ है. लॉज में इसको प्रॉपर जो इसकी लॉ है जो या जो मीडिया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज मीडिया से बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं. तो अगर मीडिया बोले कि ये चीज़ अच्छी है तो लोग बोलेंगे हाँ जी अच्छी है और अगर मीडिया बोले कि गलत है तो लोग गलत ही मानेंगे. सो हमें लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इस चीज़ को ख़त्म करना है लॉन्ग टर्म का सोच के. Principles of drug abuse management. Following principles should be adopted in order to implement the drug abuse of the management. It is important to keep in mind that in order to manage drug abuse, every victim of drug abuse is different from one another. अब अगर हमें इस evil को हटाना है तो हमें ये कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी. जो लोग ड्रग्स लेते हैं हमें उनको समझना पड़ेगा. ठीक है. सो वो कहते हैं कि हर कोई बंदा एक दूसरे से डिफरेंट है. अगर हम बोलें कि एक एक्स बंदा ड्रग ले रहा है और एक वाई बंदा ले रहा है ड्रग ये दोनों सेम है तो नहीं ये दोनों सेम नहीं है. हमें ये माइंड में लेके चलना पड़ेगा. इट इज कंसिडर्ड गुड इफ अ ड्रग अब्यूज एग्रीज टू क्विट ड्रग्स बाय हिज ओन विल.
अगर कोई बंदा ड्रग्स लेता है और वो खुद ही बोल दे कि नहीं अब मुझे ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। टू कीप अ कीन ऑब्जर्वेशन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। जब एक किसी पर्सन की ट्रीटमेंट हो रही है तो उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, उसको बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ पेशेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। अ डॉक्टर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द पेशेंट एट द डिफरेंट लेवल्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अब जितने भी लेवल्स आते हैं ट्रीटमेंट के, तो डॉक्टर को अच्छे से ध्यान से काम करना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ लेटेस्ट टेक्निक्स फॉर ड्रग एब्यूज मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ काम करें, हम ओल्ड एज मेथड्स के साथ काम ना करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिव्यू ट्रीटमेंट इट इज एंड ऑल्सो टू कीप हिज प्रोग्रेस अंडर ऑब्जर्वेशन। जो भी प्रोग्रेस हो रही है, जो भी ट्रीटमेंट हो रही है, वो अंडर द ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। अगर एक बंदा प्रोग्रेस कर रहा है, अगर उसकी स्टेट ऑफ माइंड पहले यहाँ था और अब यहाँ आया, अगर ग्रोथ हुई है, तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है हमने। ठीक है जी, दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एब्यूज मैनेजमेंट। ओके, देयर आर मेनी मोर. While treating a patient AIDS and hepatitis should be checked thoroughly so that doctors should be aware that the patient is not under influence of any diseases. जब एक हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हमें उसको देखना चाहिए कि वो एड्स तो नहीं है उसको, या हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इन डिजीजेस से वो बचना चाहिए। टू स्टडी द टेंशन एंड डिप्रेशन इन द ड्रग एडिक्ट पर्सन। वो पर्सन ने ड्रग्स लेने की वो स्टार्ट किए, या वो पर्सन की क्या मजबूरी थी कि उसको ड्रग्स लेने पड़ गए, हमें वो सब भी देखना चाहिए। टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड मेडिकल हेल्प फॉर सिम्टम्स अराउज्ड बाय द ड्रग्स। जो भी सिम्टम्स हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही मेडिकेशन करनी चाहिए। ड्रग एब्यूज मैनेजमेंट वुड बी अ सक्सेस ओनली इफ इट इज डन अकॉर्डिंग टू द पर्सनस रिक्वायरमेंट। ड्रग एब्यूज की मैनेजमेंट इसलिए सक्सेसफुल होगी कि हम हर बंदे को डिफरेंटली ट्रीट करें अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड नीड्स ऑफ द ट्रीटमेंट। जिस बंदे को जैसी ट्रीटमेंट चाहिए, अगर हम उसी को वैसा ही ट्रीट करेंगे तो ही शायद ये सक्सेसफुल हो पाएगा। टू एक्सप्लोर द ट्रीटमेंट बीइंग गिवन टू द पेशेंट ऑन अ डेफिनेट टाइम। To do detoxification while at the initial stages of the treatment of the drug abuse. So जब हम किसी ड्रग एब्यूज बंदे को ट्रीट करते तो ऐसी कुछ चीज़ें भी उनको जो स्पेसिफिकेशंस होती है वो भी ध्यान में रखनी होती हैं। To provide such an environment to the drug addicts so that he may not fall into the trap of drugs. जो पर्सन है उसके लिए ऐसा हमें ट्रीटमेंट, ऐसा हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि वो बंदा ड्रग्स में और ना चलता जाए। ठीक है जी। फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ द ट्रीटमेंट्स कैन बी गिवन टू द ड्रग डन फॉर द ड्रग एब्यूज मैनेजमेंट। ये दो तरीके की ट्रीटमेंट्स हैं जो हम किसी भी बंदे को दे सकते हैं। पहली तो है मेडिकल ट्रीटमेंट एंड दूसरी है बिहेवियरल थेरेपीज। या तो हम उसको थेरेपीज दे सकते हैं या हम उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अब कई लोगों को ज़रूरत नहीं होती मेडिकल ट्रीटमेंट की, वो थेरेपी से ही सही हो जाते हैं। सो इट डिपेंड्स। In medical treatment, the first step is to remove the drugs from the body of the drug addict. This is called the process of detoxification. मेडिकल ट्रीटमेंट अब किसी बंदे को हम कैसे देंगे? पहला स्टेप है कि हम उस बंदे की बॉडी में से ड्रग्स को बाहर निकालेंगे, यानी कि डिटॉक्सिफाई करेंगे। This is also noticed that if the drug abuse management is forcefully done to a person, when sometimes by fear or anxiety he may again start taking drugs. अब एक बंदा ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट है, अगर हम उसको फोर्सफुली कुछ भी उसके साथ करेंगे ना, तो शायद वो डर के मारे या एंजाइटी के मारे और ज़्यादा ड्रग्स लेने स्टार्ट कर दे। तो हमें इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। Many of the drug addicts need medicines, otherwise there is a possibility of them coming back to the drugs. जो ड्रग एडिक्ट पर्सन होते हैं, हमें उनको मेडिसिन के साथ ही ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो फिर से ड्रग्स के ट्रैप में फंस सकते हैं। पेशेंट्स ऑफ relapse आर ऑल्सो गिवन मेडिसिन बाय द डॉक्टर सो दैट दे शुड नॉट कम टू दिस evil again. In different drug de-addiction centers, doctors use many types of techniques while treating the drug addicts. अब जो बहुत डी-एडिक्शन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। Many medicines are available in the government or the private de-addiction centers like buprenorphine, which is taken orally as a oral substitution therapy for drugs. अब बहुत ज़्यादा
गवर्नमेंट या प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर्स में कुछ ऐसी मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं। दिस इज नोटिस दैट दिस मेडिसिन शुड हैव बीन अवेलेबल इन द डी एडिक्शन सेंटर्स बट इट इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट इलीगली विच इज़ वेरी बैड सिग्नल। अब ये जो ये ड्रग्स की मेडिसिन होती है ना, ये यूजुअली ऐसे नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये किसी हमें मार्केट में अवेलेबल है तो वो इलीगल है, वो बहुत बुरी ही चीज़ है। बट ये हर डी एडिक्शन सेंटर्स में होनी ही चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स, टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट। पहले तो है अल्कोहल। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द ड्रग्स। अल्कोहल क्या होती है, यानी कि शराब। डॉक्टर्स जनरली यूज नैल्ट्रोक्सिन, टोप्रीमाक, डेसोफिरम एंड एकम्प्रोस्टेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल। यानी कि ये चीज़ें वो अल्कोहल के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कैनबिस, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैनबिस डॉक्टर जनरली यूज जोलपेडिम, गैपेटिन and Buspirone. But here, this is important to state that there is no specific medicine prescribed for the treatment of cannabis. अब डॉक्टर ये वाली तो मेडिसिन देते हैं बट ऐसी कोई रिकमेंड नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन मेंशन नहीं है कैनबिस को ट्रीट करने के लिए। टोबैको, टू ट्रीट टोबैको it contains nicotine, nasal sprays and gems are used for this treatments. अब टोबैको को ट्रीट करने के लिए जिम्स यूज हो सकते हैं, जिम से उनकी आदत छूट सकती है, या नेजल स्प्रे से। नाइट्रोजोस, buprenorphine and methadone are used by the doctors for the treatment of opiates. ये सारी मेडिसिन यूज होती हैं ओपिएट्स को ट्रीट करने के लिए। Amphetamine. To reduce the effect of this, doctors generally use fluoxetine, imprimine, and methylphenidate. Cocaine. There is no recognized treatment for the cocaine, and it is very dangerous drug. But even then, disulfiram is suggested by the doctors for its treatment. It is clearly said in America by the Food and the Drug Administration that there is no recognized medicines for the treatment of cocaine addiction. जो कोकेन है उसके लिए ये सजेस्ट किया गया है, बट ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट सजेस्टेड नहीं है कोकेन के लिए, इवन इट इज़ वेरी डेंजरस ड्रग्स। ठीक है जी। जो बप्रेनोफाइन है वो अवेलेबल होती है मेडिकल स्टोर्स पे एंड हैविंग सेम इम्पैक्ट एज अदर नैर्कोटिक ड्रग्स बट इट कॉस्ट वेरी लेस। जो बप्रेनोफाइन है ये वैसे भी मेडिकल स्टोर्स में मिलती हैं, बट ये जो नैर्कोटिक्स ड्रग्स है सेम इसका भी इम्पैक्ट होता है, बट ये जो बहुत है लेस अमाउंट में मिल जाती है, लेस कॉस्ट में मिल जाती है। Whenever a drug addict is treated medically, then the doctors analyze that how much that person is dependent on the drugs. जब भी किसी पर्सन को ट्रीट करते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि कितनी डिपेंडेंसी है ड्रग्स के ऊपर। It is stated clearly in the International Drug Control Convention that the medicine for the management of the drug should be provided to the patient according to his needs. कि मेडिसिन ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए जो पेशेंट को रिक्वायर्ड है, कुछ भी मेडिसिन उठा के नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर्स शुड बी प्रोफेशनल टू ट्रीट द ड्रग एडिक्ट्स एंड अदर प्रिस्क्रिप्शंस शुड बी ऑल्सो इशूड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रोफेशनली ट्रीट करना चाहिए एंड वही मेडिसिन देनी चाहिए जो उनको प्रिस्क्राइब्ड है। It is important for a drug management that it should be done according to the law and it should having the following arrangements. अब ड्रग्स को मैनेज करने के लिए ये फॉलोइंग अरेंजमेंट्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Let's read them. For the treatment of the drugs, the medicines are to be used should be under the control of the government and there should be no strict laws for this control. जो भी मेडिसिन हमने ड्रग एडिक्ट्स को देनी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए एंड इनके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। इट शुड बी मस्ट दैट द मेडिसिन दैट हैज़ टू बी गिवन टू द पेशेंट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट डॉक्टर। जो भी मेडिसिन देनी है
पहले तो उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, सेकेंडली उसका उसका सुपरविजन एक्सपर्ट डॉक्टर के पास होना चाहिए. द डॉक्टर मस्ट हैव द नॉलेज दैट द मेडिसिन दैट हैज टू बी गिवन टू द ड्रग एडिक्ट इज गुड और नॉट. डॉक्टर को नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो उनको दे रहे हैं क्या वो उनके लिए सही है या नहीं सही है मेडिसिन. Permission for the treatment of the drug abuse should be given only to the some recognized organization or to the government organization. Only there is no misuse of the drug addiction centers. अब जो लोग ट्रीट कर सकते हैं उन्हें वो परमिशन मिलनी चाहिए. लाइक जो रिकॉग्नाइज्ड सेंटर्स हैं या जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं को ही मेनली मिलनी चाहिए. High standards should be adopted for the drug abuse management and there should be no compromise on these standards. जो भी हाई स्टैंडर्ड्स हैं वो अडॉप्ट होने चाहिए फॉर द ड्रग अब्यूज मैनेजमेंट. कुछ भी स्टैंडर्ड्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. मीन्स कोई खराब सामान या कुछ लो स्टैंडर्ड का सामान नहीं यूज होना चाहिए. एकदम अच्छी क्वालिटी का सामान यूज होना चाहिए सो दैट किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए. While giving the treatment for the drug abuse, it is important to take care that illegal drugs are not used for this treatment. जब किसी भी हमने पेशेंट की केयर करनी है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम इलीगल ड्रग्स को यूज ना करें. In the beginning, high quantity of medicine is given, but later on this quantity should be reduced. पहले तो हमने ज़्यादा मेडिसिन देनी है ताकि वो उस बंदे की आदत छूट जाए, but then later on we'll reduce that medicine. The doctor who is treating a patient must know that whether the patient had any treatment before this and if he is taking the treatment before this, then it is important to know which medicines he is taken in order to save him from the overdose of the medicine. डॉक्टर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसने पहले कहीं से बंदे ने ट्रीटमेंट तो नहीं ली इससे पहले, अगर ली है तो कौन सी मेडिसिन उसको उसने कंज्यूम करी हुई है. Whenever a patient is getting medical treatment, then doctor must have the knowledge that whether the patient is not having the drugs during the treatment. जब किसी बंदे को हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो बंदा ड्रग्स तो नहीं ले रहा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. लाइक फर्स्ट चैप्टर में ही कुछ पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है. सो दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट. नाउ विल बी डूइंग द सेकेंड पार्ट विच इज ड्रग डी एडिक्शन क्लिनिक्स सेंटर्स. As drug abuse has taken a massive form on the national and international level, in 21st century, a need for drug de-addiction centers is also felt. जैसे जैसे drugs massively बढ़ रहे हैं वैसे वैसे de-addiction centers की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है. Health and Family Welfare Department has started drug de-addiction programs in India in 1985-86, and by the end of the 20th century, the work field of this programs was increased on a very big level. School and colleges and other educational institutes are also called for the help. Now they are saying कि जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाले हैं उन्होंने जो ये ड्रग डी एडिक्शन का जो प्रोग्राम था वो बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था एंड ये बाय द टाइम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे स्टार्ट हो चुका है. इवन इन द स्कूल एंड कॉलेजेस यहाँ पे भी ये प्रोग्राम्स को चलाया जाता है सो दैट सबको पता चले कि हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए. In fact, the role of drug de-addiction center is very crucial because they give a new life to the drug addict. अब जो ड्रग डी एडिक्ट करवाते हैं तो वो कितना ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होंगे एक ड्रग एडिक्ट पर्सन के लिए. वो जो पर्सन ड्रग्स लेना नहीं छोड़ सकता वो उसको ऐसी आदत डलवा रहे हैं कि वो ड्रग्स ना ले. इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है. Treatment of drug abuse is done with a very special way in the drug de-addiction centers. Sometimes, innocent people have no knowledge about their de-addiction centers and they fall into the trap of the local hakims or babas and become the rich source of income for them. And they increase their business by exploiting these innocent people and it further deteriorate the condition of the poor people. In fact, the treatment goes on for the long time in the drug de-addiction centers and sometimes for this reason people didn't came to the drug de-addiction centers. अब क्या होता है जो इनोसेंट पीपल होते हैं अब उनको जो ड्रग्स लेते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के बारे में. तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या वो खुद वो हकीम्स और बाबास के चक्कर में पड़ जाते हैं एंड अब उनको पैसे देके वो ट्राई करवाते हैं कि इजीली उनकी ड्रग डी एडिक्शन हो जाए. बट
दे बिकम द सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। इससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, बट उल्टा उनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। एंड ये जो पर्सन है, जो ड्रग्स लेते हैं, इनकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है। ये पैसे देते रहते, पहले तो एक तो वैसे ही ड्रग्स के कारण इन्होंने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए होते हैं, एंड मोरओवर जब वो इन चक्रों में पड़ जाते हैं तो इनके पैसे और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। एंड समटाइम्स लोग ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में इसलिए भी नहीं आते क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लग जाता है। ट्रीटमेंट बहुत देर तक चलती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में बंदा डी एडिक्ट हो जाए ड्रग्स के। इट टेक्स टाइम। सो इसी कारण भी बहुत सारे लोग आना नहीं प्रेफर करते। ड्रग डी एडिक्शन क्लिनिक सेंटर्स। ड्रग डी एडिक्शन क्लिनिक्स आर दोज whose main motive is to treat the drug addicts to quit drug abuse so that the person could be saved from the personal, psychological, physical, and legal dangers due to the drug abuse. In these clinics, the treatment of the patients that they can quit drugs and come back to their previous state, and also that he should not get attracted to the drug again. अब इन क्लिनिक्स का क्या काम होता है कि जो पर्सन है जो ड्रग्स लेते हैं उनको ड्रग्स का एकदम से छुटकारा हो जाए, एंड ये जो पर्सनल, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो उनकी जो फिजिकल डेंजर्स हैं उनको ड्रग्स से वो दूर हो जाए। सो ये जो क्लिनिक्स हैं ये पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं ताकि वो अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ जाए। टू क्विट ड्रग्स देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द स्टेप्स: डिटॉक्सिफिकेशन and second is rehabilitation. A drug addict person is pressurized to quit the drugs in detoxification, and when he quits drugs, for symptoms are noticed in him like increase in the tension, loss of sleep, loose motion, clutter from nose and eyes, the person remains sad and body pains. अब वो क्या होता है कि जब एक पर्सन को जबरदस्ती कह दिया जाता है कि आप ड्रग्स छोड़ो, एंड डिटॉक्सिफिकेशन मैनर में उससे ड्रग्स हटाए जाते हैं, तो वो पर्सन या तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगता है, या उसको नींद नहीं आती, या उसको लूज टूज लग जाते हैं, या उसकी जो पर्सन है वो सैड हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको होती हैं। तो if the above said points are found in the person after quitting the drugs, then the doctor's advice should be taken on time. Rehabilitation programs are launched time to time by the government. Like, अब वो कहते हैं अगर ऐसा कोई पर्सन इन सब सिम्टम्स के साथ है तो इमिजिएटली डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। अब दैट वाज डिटॉक्सिफिकेशन। अब आता है रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, अरेंज काउंसलिंग इन ड्रग डी एडिक्शन क्लिनिक्स। यहाँ पे काउंसलिंग करवाई जाती है। इन टूडेज टाइम मोस्ट ऑफ द ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स आर रन बाय द काउंसलर्स हु ऑब्जर्व द मेंटल कंडीशन ऑफ द drug addicts, and by talking to them gathers the information about their background. It is important for the counselors to observe the social, economic, and physical effects of the drugs on the person. If the good counselors are appointed in the drug de-addiction centers, then the possibility of more and more quitting of the drugs will be increased. For these meetings are organized in the drug de-addiction centers. अब तो पहले काउंसलिंग होती है उनकी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी एक ड्रग एडिक्ट के लिए कि उसकी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। पता लगना चाहिए कि वो पर्सन क्या फ़ील कर रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, वो पहले कैसा था, एंड उसकी क्या-क्या उस पे उस चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ड्रग्स का क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, सोशली क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लोग उनसे दूर जा रहे हैं या लोग उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली उनको क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनके पैसे बहुत वेस्ट हो रहे हैं, फिज़िकल इफ़ेक्ट क्या है, उनकी फिज़िकल बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये सब उनको बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक पर्सन को ड्रग से छुटकारा दिला पाए। सो काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। असेसमेंट ऑफ द ड्रग एडिक्ट। अब जो एक पर्सन ड्रग्स में एडिक्टेड हो जाता है, ड्रग्स के साथ एडिक्टेड है, उसकी असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब क्या इवेलुएट करना होता है उनको किसी भी मेडिसिन देने से पहले, कि बैकग्राउंड क्या है ड्रग एडिक्ट का, कि पहले उसने कब से स्टार्ट किया, या वो कब से ड्रग्स को मतलब थोड़े थोड़े उसने कितने टाइम से ड्रग्स इंक्रीज किए, या वो कौन से ड्रग्स लेते हैं, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिड ही हैड द ट्रीटमेंट बिफोर फ्रॉम एनीवेयर, क्या उसने पहले कहीं पे ट्रीटमेंट ली है या पहले कोई भी मेडिकेशन की है, मेडिकल कंडीशन क्या है इस पेशेंट की वो भी पता होना चाहिए।
कैसी फैमिली से वो आता है, कैसी फैमिली से वो बिलॉन्ग करता है, लाइक पुअर फैमिली से या रिच फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से, कैसी फैमिली से बिलॉन्ग करता है, उसकी फैमिली में क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं, आइदर एवरीथिंग एवरी सिचुएशन इज फाइन और नॉट, ये सभी पता होना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ही इज हैविंग इन द नेबरहुड, अब उसके नेबर्स कैसे हैं या वो नेबर्स के थ्रू उनके थ्रू तो उन्हें ड्रग्स में लगा, ऑल दैट। उनके टाइप ऑफ फ्रेंड्स कौन से हैं, मतलब कैसे उनके फ्रेंड्स हैं, उन वो ड्रग्स लेते हैं या नहीं लेते, एंड उनके फ्रेंड्स का इवन की बैकग्राउंड की, अगर वो ड्रग्स लेते हैं तो कब से उन्होंने ड्रग्स लेने स्टार्ट किए हैं, ऑल दैट। सो हैड एवर ट्राई टू कमिट सुसाइड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता करना कि उन्होंने क्या कभी सुसाइड करने का ट्राई किया है या नहीं, क्योंकि अगर कोई पर्सन सुसाइड करने का ट्राई कर रहा होगा तो इट्स ऑब्वियस कि उसकी जो कंडीशन है तो वो बहुत ज़्यादा वर्स होगी, यानी कि आइदर ही माइट बी डिप्रेस्ड तो उसने ड्रग्स लेने स्टार्ट किए। सो ये सब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन द ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, it is told to the drug addict that how he can change his behavior, that how important is for him to be self independent and how the ability of the management can be cultivated in him. This is called a self directed or self managed behavior. Following programs are included in it. सो एक पर्सन को खुद भी पता होना चाहिए कि अगर वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में आ ही गया है तो वो किस पर्पस के लिए आया है। ऐसा तो है नहीं कोई अगर ड्रग्स ले रहा है तो ऑब्वियसली वो ड्रग्स नहीं छोड़ना चाहता, यूजुअली ऐसा ही होता है। सो अगर वो डी एडिक्शन सेंटर में आया है तो कुछ ना कुछ सोच के तो आया होगा, वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, क्या वो अपने लिए चाहता है, ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस पर्सन को वैसे ही प्रिपेयर करें। ठीक है जी। तो फॉलोइंग प्रोग्राम्स होते हैं टू टेक केयर ऑफ द ओन बिहेवियर एंड टू मेंटेन एवरी वर्क ऑन ओन। अब जो भी ड्रग्स के साथ एडिक्टेड होते हैं उनको बोला जाता है कि आप अपना बिहेवियर अच्छा करो एंड अपना काम खुद करो, अपने गोल्स खुद अचीव करो बाय ओन बिहेवियर। ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो वो चाहते हैं अपने लिए वैसा उन्होंने काम करना है। फिक्स टाइम उनको मिलना चाहिए ये कुछ गोल्स अचीव करने के लिए, एंड उनको बोला जाना चाहिए कि अपने गोल्स अच्छे से सिलेक्ट करो ताकि आप उनको अचीव कर पाओ। एंड जो भी चेंजेस उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो चेंजेस उन्होंने लेके आने हैं अपनी बॉडी में। सो दिस इज सेल्फ डायरेक्टेड कि वो खुद कैसे अपने आप को सही करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। नाउ इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल इंटरवेंशन। ये क्या होता है? दिस इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ मेडिसिन एंड इट इज लाइक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। ये एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट की तरह होती है। In this treatment is done in different methods with medicines like ibogaine in medicine, which reduces the physical dependence on the drugs, and it is vastly effective in the treatment of alcohol and narcotics, etc. In the same way, detoxification is the effective in the treatment of detoxification is the process by which the effect of alcohol can be reduced. So ये कुछ methods होते हैं जिनसे हम उनको जो है कि उनके अंदर का जो ड्रग्स है वो कम कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन होता है कि उनके अंदर जो अल्कोहल है उसको रिड्यूस कैसे करना है, ये इनके भी मेथड्स होते हैं। मेथड वन इज सच अ मेडिसिन विच ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, बट दिस इज ऑल्सो नोटिस दैट व्हेन द डॉक्टर नॉट यूज दिस मेडिसिन प्रॉपर्ली देन द साइड इफेक्ट्स आर सीन ऑन द पर्सन। अब अगर ये जो मेडिसिन है इनको अच्छे से नहीं यूज़ किया जाता तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो इनको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करना चाहिए। नाउ मेन प्रिंसिपल ऑफ द एडिक्शन ट्रीटमेंट। अब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर हमने किसी बंदे को ड्रग से डी एडिक्ट करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। Many drug de-addiction centers have been established in our country, but proper coordination is required in the different sections and some principles are must while giving the treatment to the patient. बहुत सारे डी-एडिक्शन सेंटर्स खुले हैं बट इनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल को या डिफरेंट सेक्शंस ऑफ यानी कि प्लेसेस को सेम प्रिंसिपल्स के थ्रू किसी बंदे को ट्रीट कर पाएँ।
तो पहला क्या होता है? फेथ इन वैल्यूज। हाँ जी, faith in values. To stop the drug abuse, it is very important in the mind of the person that he has to quit drugs at any cost. For this, his thoughts should be open and there should be honesty in his efforts. If all these values are found in the person, then definitely he can quit drugs. अब अगर हम हमारे सामने कोई पर्सन आया है, तो हमने उसको क्या क्या हमने कैसे उसको ट्रीट करना है जब वो डी एडिक्शन की ट्रीटमेंट में होगा। तो हमने तो पहले पर्सन को अपने ऊपर फेथ दिलवाना है। हमने उनको बोलना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, हमें वो बताओ। एंड आप ड्रग्स को क्यों छोड़ना चाहते हो, आप क्या अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो कि आप यहाँ पे आए हो। एंड जो ड्रग एडिक्ट पर्सन है वो हमारे साथ एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए, सो दैट हमें पता चले कि वो क्या फील कर रहा है, सो दैट हम उसको फेथ दिला पाए कि हाँ जी आप ये चीज़ कर सकते हो, आप ड्रग्स छोड़ सकते हो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो फेथ होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग द ड्रग डी एडिक्शन ट्रीटमेंट। अब हम किसी बंदे को अच्छी ट्रीटमेंट दें कि वो ज़्यादा पैसे दे रहा है, किसी बंदे को कम अच्छी ट्रीटमेंट दें ताकि वो कम पैसे दे रहे हैं, या कोई इस रिलीजन का है तो हम इसको ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट देंगे, या कोई इस रिलीजन का है तो हम इसको कम अच्छी ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनको कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे बिल्कुल क्लासिफाई नहीं करना। ट्रीटमेंट शुड बी गिवन विद लव एंड अफेक्शन। उनको बहुत प्यार से ट्रीट करना है, सो दैट कोई भी गलती के कारण वो खुद पे कुछ चीज़ ना कर ले, या खुद वो एंजाइटी में ना आ जाए, या वो और ड्रग्स में ना हो जाए। तो दैट शुड बी taken care of. If any patient commits a mistake, then the physical punishment should be avoided. अगर कोई भी पर्सन कोई भी मिस्टेक कर देता है तो उसको कुछ भी पनिश नहीं करना। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। सबको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए एंड कोई भी ट्रीटमेंट से छूटना नहीं चाहिए। Contribution of the family. To quit the drugs, it is important that the family should give full support to the person. Because if the person is neglected by the family, then there are more chances of him to get attracted towards the drugs. That is why the family should give full support to the person during the treatment. This will increase the possibility for the patient to quit the drugs. अब फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ड्रग एडिक्ट पर्सन के लिए। अगर उनकी फैमिली ही उनका साथ नहीं देगी, अगर उनकी फैमिली ही उनसे दूर चली जाएगी, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो पर्सन और ज़्यादा ड्रग्स में चला जाए। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पॉजिटिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़। अब जो भी डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि जो पेशेंट है उसमें पॉजिटिव एनर्जी आए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, यानी कि वो मेंटली फिजिकली एंड हर तरह से वो डेवलप होते हैं एंड उनको चीज़ों की समझ लगनी शुरू हो जाती है। प्रॉपर केयर ऑफ वार्ड। हमें जो पेशेंट्स हैं जो एडमिट हुए हैं उनको जो वार्ड्स में डिफरेंट वार्ड्स में रखना चाहिए एंड सम प्राइवेट रूम्स भी वहाँ पे होने चाहिए, सो दैट इन केस वो कोई फैमिली का मेंबर है या ऐसा कुछ भी है तो उनके लिए सेपरेट चीज़ें होनी चाहिए। एंड जो वार्ड की फंक्शनिंग है, जो वो सेंटर है, वो प्रॉपरली केयर एंड प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, यानी कि वो गंदे नहीं होने चाहिए या वो डेली क्लीन होने चाहिए, ऐसा कुछ भी। मेडिकेशन। Along treatment through medicines, it is important to arrange meditation camps in drug de-addiction centers. For this, organization of yoga classes for the patients could be useful. It will give the feeling of peace to the patients. अब जब हम मेडिसिन लेते हैं उसके साथ साथ मेडिटेशन की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेडिटेशन जैसे हम योगा कर सकते हैं, योगा से हमें बहुत अच्छा फील होगा, हमें थोड़ा रिलैक्स फील होगा। फीलिंग ऑफ लव एंड सिक्योरिटी। जो भी लोग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको उनसे सारे दूर भागते हैं या उनको बुरा बोलते हैं कि आप ऐसे हो, आप ड्रग्स लेते हो, आप अच्छे नहीं हो। बट हम जब तक उनसे प्यार से बात नहीं करेंगे तब तक उनको ऐसा लगेगा नहीं कि कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। तो हमें उनको पहले वो लव एंड सिक्योरिटी फील करानी पड़ेगी, फिर ही हम उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वेदर इट इज़ नॉर्मल मैन और द ड्रग एडिक्ट, एवरीबडी वॉन्ट्स लव एंड सिक्योरिटी। चाहे वो नॉर्मल
ह्यूमन हो चाहे वो ड्रग एडिक्ट पर्सन हो, सबको एक प्यार और एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। सो डी एडिक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉपर केयर एंड फ्रेंडली रिलेशंस। A drug addict experts to be taken care in the de-addiction centers during the treatment. So it is important to make arrangements for the proper care of the patients in the drug de-addiction centers should have the friendly relations with the patient. By this, patient feels that he is taken good care in the drug de-addiction center and the staff there is friendly and cooperative and he quits drugs. तो वो क्या कहते हैं कि जो एक पर्सन की ट्रीटमेंट चल रही है ड्रग डी एडिक्शन के लिए, उसको प्रॉपर केयर और उसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस हमें बना के रखने चाहिए, सो दैट उसको ऐसा ना फील हो कि मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है या मेरे को कोई कुछ, या उनको एनजाइटी ना हो बेसिकली। इसके कारण वील ट्राई कि हम उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना के चलें। टू कंडक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब उनके साइकोलॉजिकली भी उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। It is important for the doctors to conduct psychological tests of the patients whom they are going to give the treatment. Through these tests, physiologists come to know what is going on in the mind of the patient and what are the reasons of his drug addiction. In this way, the doctors in the drug de-addiction center start the treatment. अब साइकोलॉजिकल टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी होता है? अब पहले जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो पर्सन को वो एडिक्शन लगी कैसे है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पहले ये चेक करते हैं कि हमें कौन सी बीमारी है एंड वो हमें क्यों हुई है। अगर हमें कोई फीवर हुआ है तो वो हमें क्यों हुआ है, किस रीज़न के कारण हुआ है, या हमने कुछ मतलब वेदर चेंज के कारण हुआ है, या हमने कुछ ऐसा खा लिया है कि हमें वो सूट नहीं किया या कुछ भी। तो उसको पहले तो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद रीज़न पता होनी चाहिए। अब जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम तो पता है कि ये पर्सन ड्रग्स लेता है, अब क्यों लेता है उनको ये भी पता होना चाहिए। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि वो पर्सन ड्रग्स क्यों लेता है एंड फिर उसकी ट्रीटमेंट करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, वो पेशेंट को क्या करते हैं कि वो पेशेंट को अपना काम खुद कराने में हेल्प करते हैं। Patients are made able to do their own work by themselves in the de-addiction centers. With self-help groups, the person becomes self-dependent and his dependence on the other people decreases. अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प मतलब खुद की हेल्प करो, हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे वो खुद का काम खुद करवाना उनको सिखाते हैं कि आप खुद इंडिपेंडेंट बनो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपना काम खुद कर सकते हो। ठीक है, तो अब है preconditions for drug de-addiction clinics. It is not enough for the government or non-government organization to establish drug de-addiction centers, but the following conditions should be fulfilled in these centers. Only then the drug de-addiction centers could have success in achieving their goals. These conditions are as follows. अब जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब वो कैसे होने चाहिए। जब बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू ओपन अ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए एक सेंटर में, क्लिनिक में। पहले तो सर्च ऑफ पेशेंट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। जो भी पर्सन आता है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में, उन एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी होती है कि वो थॉरली चेक करें कि न्यू पर्सन जो आया है वो कौन है एंड वो क्या ड्रग्स लेता है एंड वो किस सिचुएशन में है। If the patient takes some drugs in the drug de-addiction centers at the time of the admission, he could harm other patients as well. तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस कंडीशन में है ताकि वो दूसरों को हार्म ना पहुंचा सके। ऑन स्टाफ इन द ड्रग डिडिक्शन सेंटर। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डॉक्टर्स हैं एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपरली सिलेक्टेड हो, मीन्स वो एकदम सही से उनको सारी चीज़ों के बारे में पता हो, वो इतने प्रोफेशनल हो। जो लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले वो ऑनेस्ट और डिटर्मिनेंट होने चाहिए, डिटरमाइंड होने चाहिए। बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ ही ऑनेस्ट नहीं होंगे तो वो जो मेडिसिन में है वो दे कैन सेल द मेडिसिन इन द मार्केट दैट आर यूज इन द ड्रग डिडिक्शन सेंटर्स। अब एक ड्रग डिडिक्शन सेंटर में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं अगर वो डिसऑनेस्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, इन सारी जो मेडिसिन्स पड़ी हुई हैं
इन सारी मेडिसिन को वो मार्केट में जाके सेल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे वहाँ का नुकसान हो जाएगा। सो दैट्स वाई एम्प्लॉय शुड बी ऑनेस्ट। सर्विस ऑफ द एक्सपर्ट डॉक्टर्स, अब वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स होने चाहिए, बिकॉज एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही हैं जो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। अगर इररिस्पॉन्सिबल या अनट्रेन्ड डॉक्टर्स वहाँ पे होंगे तो जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट्स को नहीं दे पाएंगे। सो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सर्विस होनी चाहिए। मेडिटेशन क्लासेस होनी चाहिए, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अरेंजमेंट ऑफ मेडिटेशन क्लासेस वहाँ पे होनी चाहिए, बिकॉज इट विल गिव द मेंटल पीस टू द पेशेंट्स। एंड इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो ड्रग्स बाद में छोड़ दे, बिकॉज उनका माइंड, क्योंकि यार हर बंदा ड्रग्स लेता है ड्यू टू सम रीज़न, या वो किसी डिप्रेशन में है, या उसके 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 जो सिचुएशन है उसकी अच्छी नहीं है, या उसके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है, तो these could be the reasons कि वो person drugs ले। So it is important to know the reason first। to organize counseling sessions। अब काउंसलर्स, ये भी हमने पहले ऊपर पॉइंट पढ़ा कि काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो काउंसलर्स होते हैं वो पहले पेशेंट को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं एंड फिर उनको एडवाइस देते हैं कि आपको इनको कैसे सही करना चाहिए। मीन्स अब हर पेशेंट की सिचुएशन डिफरेंट होती है। कई लोग सिर्फ काउंसलिंग से, या कई लोग सिर्फ थोड़ा मेडिटेशन करने से रिलैक्स हो जाते हैं एंड वो ड्रग्स छोड़ देते हैं। बट कई लोगों को प्रॉपर डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है एंड उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करनी पड़ती है प्रॉपर मेडिकेशन के साथ, तो कुछ लोग अलग होते हैं। तो काउंसलिंग से हमें ये पता चल जाता है कि वो पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स। डिस्प्ले ऑफ चार्ट्स अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज़। अगर हमें हम कोई भी स्कूल में इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं या कॉलेज में इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो हम उनको कैसे बताते हैं, कोई पैम्फलेट्स के थ्रू या कोई चार्ट्स के थ्रू। सो अगर हम उनको चार्ट्स के थ्रू बताएंगे कि हमें ड्रग्स क्यों नहीं लेना चाहिए, सो उनके पास ये मैसेज बहुत अच्छे से जाएगा। सो एंटी ड्रग मैसेजेस लिखने के कारण, कोई चार्ट बोर्ड्स पे डिस्प्ले करने के कारण ये हेल्प करता है कि पेशेंट ज़्यादा उनको ध्यान दे, उनको पढ़े एंड उनसे समझे। सो डिस्प्ले ऑफ चार्ट्स इज इम्पॉर्टेंट। अरेंजमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स। अब डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि वहाँ पे बंदा और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए, कि वहाँ पे सारा दिन कुछ हो ना करने को, वहाँ पे पर्सन फ्री बैठा रहे एंड फिर वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाए, एंजाइटी में चल जाए, वो इन्वायरमेंट उसका अच्छा हो ना। तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, सो दैट ट्रीटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता रहे एंड वो ड्रग्स से उनका ध्यान हटता रहे। Sometimes it is noticed that some religious programs are arranged in the centers. Motive of these programs is to keep the drug addicts away from the drugs. अगर हम ऐसे प्रोग्राम्स, रिलीजियस प्रोग्राम्स लगाएंगे या अगर हम कुछ भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लगाएंगे तो उससे ध्यान हट जाएगा। प्रॉपर टाइम टेबल। अब वहाँ पे हर काम टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिकॉज इससे ही जो पेशेंट है वो डिसिप्लिन फील करेगा, उसको पता होगा कि हाँ अब मेरा ये टाइम है, अब मेरा ये टाइम है करने का। तो वो जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, उनका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट होगा एंड दे विल बी इन प्रॉपर मैनर एंड वो प्रेयर भी कर सकते हैं इन द मॉर्निंग। टू फिक्स द मीटिंग आवर्स। It is important in the drug de-addiction centers that any friend or relative who come to meet the patient, the time to meet the patient should be fixed and no one should be allowed to stay for long in the centers. So that the drug addict should understand the value of relations. No person should be allowed to meet the daily. Now this is very important. जब हम अपनी फैमिलीज़ के पास होते हैं ना, तब हमें उनकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं समझ में आती। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो पर्सन्स अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने रिलेशंस की वैल्यू समझे। सो ये मिलने का घर वालों से मिलने का टाइम फिक्स होना चाहिए, सो दैट कोई भी एक्स्ट्रा ना मिल पाए एंड उनको वैल्यू पता चले ड्रग एडिक्ट्स को, कि हमारे रिलेटिव्स की क्या वैल्यू होती है, हमारे पेरेंट्स या हमारे उनकी जो वाइफ है या जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है एंड वो क्या कर रहे थे।
होमली इन्वायरमेंट, वहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में होमली इन्वायरमेंट होना चाहिए सो दैट उनको ये ना फील हो कि वो एक जेल में है, उनको बंद बंद ना फील हो, उनको अपनापन फील हो सो दैट वो ओपनली कुछ भी शेयर कर पाए एंड वो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें डेवलप हो। टू बी कॉन्शियस रिगार्डिंग द विजिटर्स हु मेट द पेशेंट्स। अब जो पर्सन है वो जो मिलने आ रहा है उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनसे कौन मिलने आ रहा है, बिकॉज कोई भी ऐसा ह्यूमन बींग हो सकता है कि उनसे मिलने आए और ड्रग डिडिक्शन सेंटर में उनको ड्रग्स सप्लाई करे। मीन्स अगर रिलेटिव बन के कोई अंदर आए या फैमिली मेंबर बन के कोई अंदर आए तो वो उनको ड्रग सप्लाई ना कर पाए, दिस शुड बी चेक्ड ऑन। सो दीज वर द सिचुएशंस जो कि क्लिनिक्स में होनी चाहिए, ड्रग डी एडिक्शन क्लिनिक्स में होनी चाहिए। अब दिस इज द लिस्ट ऑफ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जो कि पंजाब में है। अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन द ड्रग अब्यूज इन द पंजाब, गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग मेजर्स टू कंट्रोल इट। जैसे जैसे ड्रग एडिक्शन बढ़ रही थी, ड्रग्स बढ़ रहे थे, गवर्नमेंट ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। सो ये डी एडिक्शन सेंटर्स बने थे। ये अमृतसर में बना था, द हेमिटेज डी एडिक्शन एंड पेन रिलीफ सेंटर अमृतसर, विश्वा होम ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर अमृतसर, अरोड़ा न्यूरो साइकेट्री एंड डी एडिक्शन सेंटर। सो ये अमृतसर में, जलंधर में, लुधियाना में, मोहाली में, दीज वर द प्लेसेस जहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर्स ओपन हुए थे एंड दीज आर सम अदर्स। सो दिस वॉज इट फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ओनली। सो बेसिकली सेक्शन बी का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं एंड फर्स्ट चैप्टर में कुछ पार्ट्स हैं like A, B, C, D, like this. So we have done the A part, we have done the B part, and now we will be doing the C part, which is relapse management. Now, what is relapse? Relapse means sometimes a person got treatment from drug de-addiction centers and get well, but sometimes he again attached towards the drugs. And as he again start taking the drugs, he become ill. He came into the previous stage. This is called relapse. अब relapse का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो ऑलरेडी ड्रग्स का एडिक्टेड था, फिर वो डी एडिक्शन सेंटर में आया, वो ठीक होके चला गया, बट कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि वो दोबारा ड्रग्स लेने लगा और दोबारा उसकी सेम सिचुएशन पे, वो सेम एडिक्शन स्टेज पे वो दोबारा आ गया। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? पहला, fear. One main reason of the relapse is fear. Sometimes it is noticed that some patients become healthy with the treatment, but later on they have fear in their mind due to which they come back to the drugs. अब हर किसी के बंदे का ना कुछ फेयर होता है। सो मे बी उनके माइंड में भी कुछ ऐसा चल रहा हो, उनको भी किसी चीज़ का डर हो जो उनके मन से गया ना हो और वो फिर ड्रग्स देने शुरू हो गए हो। सो दिस कुड बी द मेन रीज़न। स्ट्रेस, another main reason the patients of relapse is stress. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होती है, स्ट्रेस के कारण कोई भी पर्सन कुछ भी कर सकता है। सो स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न कि उनको, वो जब डी एडिक्शन सेंटर में आए थे तब उनको थोड़ा रिलीफ मिला हो, बट आफ्टर दैट वो फिर से स्ट्रेस हो गए हो। सो दिस कुड बी द रीज़न। नेगेटिव इमोशंस, अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको, वो ड्रग्स क्विट तो कर लेते हैं बट उनकी जो पास्ट थिंग्स होती हैं या जो उनके साथ पहले हुआ हुआ है वो उनके माइंड में दोबारा आने लग जाता है। सो वो नेगेटिव फीलिंग्स उनके माइंड में दोबारा आने लग जाती हैं, दैट्स वाई दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स। गेटिंग इनटू रोमांटिक अफेयर्स, some teenagers or youngsters have seen who become healthy after getting the treatment at the drug de-addiction centers and went back home, but after reaching home they once again fall in love with some girl and start taking drugs. अब अब जो आजकल के टीनेजर्स हैं वो ड्रग्स क्यों लेने स्टार्ट करते हैं कि उनका ब्रेकअप हो जाता है। सो सपोज एक पर्सन है, एक टीनेजर है, वो डी एडिक्शन सेंटर में आया एंड वो ठीक हो गया, बट वंस अगेन फिर जब वो वापस गया, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, उसने किसी लड़की के साथ प्यार कर लिया या उसका ब्रेकअप हो गया, तो फिर से वो दोबारा ड्रग्स लेने लग पड़ा। सो दीज कुड बी द रीजंस फॉर द ड्रग्स। अब इससे प्रिवेंट कैसे किया जाता है? रिलैप्स से हमें प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं? लेट्स रीड इट।
चेंज ऑफ फ्रेंड्स, हमें तो फ्रेंड्स चेंज करने लेने चाहिए। टू प्रिवेंट द relapse, the patient should change all his friends who are responsible for his coming back to the drugs. By changing such friends, a patient could be saved from relapse. अब कुछ फ्रेंड्स ही ऐसे होते हैं, कुछ कंपनी ही ऐसी होती है कि उनको ड्रग्स लेने पे मजबूर कर देते हैं। सो पहले तो वो फ्रेंड्स चेंज होने चाहिए। अवे फ्रॉम द क्लब्स, क्लब्स में शरेआम अल्कोहल मिलती है, ड्रग्स मिलते हैं, लोग ड्रग्स करते हैं नाइट क्लब्स में। सो वहाँ से दूर रहना चाहिए। सो द चांसेस कुड बी रिड्यूस्ड ऑफ हैविंग द ड्रग्स। स्टे इन पीसफुल एनवायरनमेंट। अब कुछ घरों की सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वहाँ पे हर टाइम लड़ाई होती है या हर टाइम कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो उनके माइंड में वो एक स्ट्रेस आ जाता है, सो दैट वो ड्रग्स लेने स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर वो ठीक हुए हैं एंड दोबारा वो सिचुएशन ना हो जाए तो उनको पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। गॉड गुड प्लानिंग, अब उनको प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए। टू अवॉइड द relapse, इट इज़ इम्पॉर्टेंट that the patient should take the prescribed amount of medicine according to the doctor, because the excess amount of the medicine could increase the chances of the relapse. अब हमें जो डॉक्टर ने बताया है, हमें उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेनी चाहिए, सो दैट हमारे चांसेस ज़्यादा ना हो दोबारा relapse के। टू टेल योर एम्प्लॉयर, इफ समवन relapse, then this is the duty of his companions to tell the employer about this. By this, employer can help him for getting the treatment and it could be saved from relapse. अब अगर कोई पर्सन कहीं पे जॉब कर रहा है एंड वो पर्सन दोबारा ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका है, तो हमें उनके बॉस को या उनके एम्प्लॉयर को जिन्होंने उनको हायर किया था, हमें उनको बता देना चाहिए, कलीग्स को, सो दैट वो दोबारा उस फेज में ना जाए एंड वो पहले ही प्रोटेक्ट हो जाए। नाउ व्हाट इज़ द आफ्टर केयर? आफ्टर केयर क्या होती है? आफ्टर केयर मीन्स टू नो हाउ अ पर्सन फील्स आफ्टर हैविंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम द ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। हमें जब एक पर्सन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर से बाहर आया है, तो हमें पहले उनसे पूछना चाहिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। एंड समटाइम्स when the person meets doctors, counselors, or employees of the drug de-addiction center after a long time, they ask him how he feels after leaving the drugs, or does he had any problem afterwards. In this way, the person share his feelings. So, what they are saying is कि जब एक person drug de-addiction center से वापस आता है, so we should ask him कि उस person को कैसा feel हो रहा है, एंड जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं या जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनको उनसे पूछना चाहिए कि आपको पहले ज़्यादा बेटर लग रहा था या अब ज़्यादा बेटर लग रहा है, आपको कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो दिस वे में जो पर्सन अपने शेयर करेगा फीलिंग्स, so we'll get to know that he is fine now. So this was about this chapter. So we have done first chapter of section B, in which there were 3 parts, which is A, B and C. Now we'll do the second chapter of section B in the next class. Thank you.